अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो E9 से E7 वीज़ा तब्दील करने के बाद जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं उसके लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है, मेरी वीडियो का टॉपिक आज ये है। प्यारे दोस्तों, कोरिया में 3 किस्म के वीज़े ऐसे होते हैं कि जिनके ज़रिए आप E7-4 वीज़ा ले सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले H2 वीज़ा आता है। और H2 वीज़ा उन लोगों के पास होता है जिसका वालिद या जिसकी वालदा जो कि चाइना में रहते हैं, जो जब यहाँ पर कोरिया में सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, जो यहाँ से इनकी मर्द या औरतें जो माइग्रेट करके वहाँ चले गए थे, तो जो उनकी औलाद है उनको H2 वीज़ा मिलता है। जब वो कोरिया में आ जाते हैं तो यहाँ अगर वो कंपनी में 2 साल काम करते हैं तो फिर उनका F4 में भी चला जाता है और वो E7 में भी जा सकते हैं। और दूसरा नंबर पर D10 वीज़ा वाले भी E7-4 वीज़ा तब्दील कर सकते हैं। D10 वो वीज़ा होता है जो D2 पर लोग कोरिया में स्टडी वीज़े पे आते हैं। जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें 2 साल का बाद में D10 वीज़ा मिलता है, जिसे जॉब सर्च वीज़ा कहा जाता है। तो इसके बाद भी लोग E7-4 वीज़े में या E7-1 वीज़े में जाते हैं। और तीसरे नंबर पर जो कॉमन है और जो कोरिया में मैं ज़्यादा इसी के ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ, वो E9 वाले होते हैं, जो अपना दूसरा वीज़े में जब कोरिया आ जाते हैं, यानी कि कोरिया में जो 5 साल लीगल रह जाते हैं, तो वो अपना वीज़ा अगले जो दूसरी टर्म होती है उसमें वो E9 से E7-4 वीज़ा अप्लाई करने के अहल होते हैं। ये 3 किस्म के वीज़े होते हैं जिससे आप अपना वीज़ा तब्दील करके E7 कैटेगरी, यानी कि जिसे आप खीसुल कहा सकते हैं या जिसे आप प्रोफेशनल वीज़ा कह सकते हैं, कि ये उन वीज़ों में जो जा सकते हैं। तो इन वीज़ों के लिए जब आपका वीज़ा लग जाता है और उसके बाद जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं, जिसके लिए हंगुबल में लफ्ज़ युनजंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आपको इसमें जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं उसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो E9 वर्क वीज़े वाले हैं, जब अपना E7-4 वीज़ा तब्दील कर लेते हैं तो उनको अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है, वो मैं आज इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि हम जो है ना E7 तो ले चुके हैं, लेकिन आगे जब वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं तो उसमें हमें बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि कोरिया में इस वक्त तकरीबन 15,000 के करीब पाकिस्तानी हैं, जिनमें से तकरीबन 500 से लेकर 1,000 के करीब हमारे पाकिस्तानी जो E9 से E7 तब्दील वीज़ा कर चुके हैं उनकी तादाद है। और उनमें से मोस्टली ऐसे भी हैं कि जो E7 से F299 में भी चले गए हैं और F27 में भी चले गए हैं। तो उनके लिए जो आपको कागजात की ज़रूरत होती है, उसमें जो बातें ज़रूरी होती हैं वो बताने के साथ साथ मैं कुछ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कोरिया में जो 2023 का E9 से E7 का जो रूल तब्दील करने का जो इस साल में जो उनकी पॉलिसी में थोड़ी बहुत तब्दीली की गई थी, तो उसमें जो टोटल पॉइंट हैं वो 209 से बढ़ाकर 224 किए गए थे। और इन 224 पॉइंट में से अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं तो आपके कम अज़ कम 52 पॉइंट होते हैं, तो आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं, जो कि आपको 1 साल का या आपको 2 साल का मिल सकता है। और लेकिन इसके लिए जब आप इसके लिए जो 2023 की जो पॉलिसी में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, जैसे कि साबित होगा प्रोग्राम के पॉइंट बढ़ाए गए हैं, या अगर आप किसी कंपनी में 8 साल हो गए हैं काम करते हुए, कोरिया में ज़्यादा टाइम हो गया, तो उन्होंने उसके भी 20 पॉइंट कर दिए हैं। तो यानी कि इससे भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको वीज़ा एक्सटेंड कराने में ये पॉइंट भी उन पॉइंटों में साथ मिलकर आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए जाते हैं, जब आप करवाने होते हैं, तो उसमें से जो मेन और अहम बात वो होती है आपकी तनख्वाह। तो जब आपकी तनख्वाह पूरी होगी तो आपके वीज़ा एक्सटेंड कराने में आसानी होगी। यानी कि E7 वीज़ा जब आप एक्सटेंड कराते हैं तो उसमें आपके
तनख्वाह के पॉइंट कम अज़ कम 10 होना लाजमी है। अगर आपके 10 से पॉइंट कम बनते हैं तो फिर आपके लिए मसला बनेगा, और अगर आपके 10 पॉइंट नहीं बनते या 10 पॉइंट से कम बनते हैं, 10 पॉइंट से कम होते हैं, तो फिर उसके लिए उसके मुतबादिल आपको, अगर कंपनी पूरी सनब है तो खीरियम खुमजुम का होना लाजमी है, और अगर कंपनी पूरी सनब नहीं है, इल्बन शेजुब है, तो उसमें आपका छीके छा का, जिसे खीनुंगसा का कोर्स कहा जाता है, उसका सर्टिफिकेट और लाइसेंस होना लाजमी है। फिर कहीं जाकर आप अपना वीज़ा जब एक्सटेंड कराएंगे तो आपका होगा। और अगर ये सारा कुछ नहीं भी होता तो उसके बावजूद फिर भी आप वीज़ा अपना एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी से सायो लिख कर देना पड़ेगा, जिसमें कंपनी ये वजाहत कर दिया कि हमारी कंपनी में काम है या इसकी तनख्वाह के पॉइंट पूरे नहीं हुए, तो क्या वजूहत थी, लेकिन फिर भी आपको उसके जो उस लिहाज से भी आपका वीज़ा कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड लाजमी हो सकता है। पहले दोस्तों, आपको E74 से जब आप वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो आपको सबसे जो पेपर अहम होते हैं, उनमें जो सबसे अहम और जो फर्स्ट पहले नंबर पर पेपर होता है वो होता है आपका छुप सोफियो, जो कि आपके सामने तस्वीर में भी शो हो रहा है, यानी कि जिसके ऊपर आप अपने पॉइंट लिखते हैं कि आपके एज के कितने पॉइंट हैं, आपके एजुकेशन के कितने पॉइंट हैं, आपके पाकिस्तान के तालीम में कितने पॉइंट हैं, यानी कि ये आपका पेपर मस्ट होता है, और इसके ऊपर आपके टोटल पॉइंट लिखे जाते हैं। E74 वीज़ा जब आप एक्सटेंड कराते हैं, तो अगर आपने जब पहले E74 वीज़ा लिया है, अगर आप 72 पॉइंट के कोटे में लिया है या 65 पॉइंट के कोटे में लिया है या आपने स्पेशल कोटे में लिया है, तो उन किसी में भी आपको जब आप वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं तो उस टाइम जो आपके पॉइंट थे, यहाँ पर आपको वो पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपके कम अज़ कम 52 पॉइंट टोटल हों तो आप इजीली अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो जब ये आप अपना पेपर फिलअप करके देते हैं, उसके अंदर आपके टोटल पॉइंट आ जाते हैं कि आपके कितने पॉइंट बनते हैं। अगर बढ़ गए हैं तो वो भी आपको उसमें लिखने होते हैं, और अगर आपके कम हो जाते हैं तो वो भी उसमें लिखने होते हैं। लेकिन उसमें ये डरने की बात नहीं है कि जितने आपके पॉइंट पहले थे अब भी वहीं के वहीं बरकरार होना लाजमी है। सिर्फ और सिर्फ आपके 52 पॉइंट हों तो आप अपना वीज़ा आगे 1 साल का या आपका 2 साल का वीज़ा लाजमी तौर पर एक्सटेंड हो सकता है। तो इसके बाद जिन जो आपको पेपर दरकार होते हैं, जी इस वीज़े के लिए जब आप अपने पेपर तैयार करके उनके पास जाते हैं, तो उनके लिए जो उस पेपर के ऊपर आप लिखते हैं, उसमें ये आपको लाजमी तौर पर ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आपने जहाँ पर तनख्वाह के पॉइंट लिखे हैं सबसे पहले वही आता है, उसके बाद आपका खीरियंग है उसका आता है, यानी कि जो आपके पॉइंट के नंबर बनते हैं आपका, जिस तरह आपके एजुकेशन के या आपके कोरियन लैंग्वेज के, तो कोरियन लैंग्वेज की है तो उसका आपको जो उसका ईसुजुंग है वो निकलवाना पड़ेगा। पाकिस्तानी तालीम है तो उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कापी साथ देनी पड़ेगी, और अगर कोरिया में जितना टाइम हो गया तो उसका छागी को निकलवा कर वो साथ देना होगा। आईडी कार्ड के और पासपोर्ट के ऊपर आपकी उम्र का पता चल जाएगा कि आपकी उम्र के कितने पॉइंट बनते हैं, और अगर आपका छीके चा का लाइसेंस है तो उसकी सर्टिफिकेट देंगे, और अगर अपनी तनख्वाह के पॉइंट देंगे तो उसके लिए आप जो सोदोक से का पेपर होता है तो वो पेपर देंगे। यानी कि जिस तरह आपके अपने पॉइंट की तरतीब लिखेंगे उसी तरह ये आप अपने सबसे पहले पेज के ऊपर आप इन्हीं चीज़ों को रखेंगे, ताकि जो आगे वीज़ा ऑफिसर बैठा होता है वो ये देखकर अंदाज़ा कर लेगा कि इसके पॉइंट इस चीज़ के पॉइंट बनते हैं और इसके इतने पॉइंट हैं। तो जो बाकी पेपर होते हैं वो सारे के सारे नेसेसरी पेपर होते हैं, ज़रूरी होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके ये पॉइंट वाला पेपर ज़्यादा मायने रखता है। और इन पॉइंट वाले पेपर में भी जो ऊपर आपने पॉइंट लिखे हैं उनका जो अलग-अलग पेपर हैं वो भी आपके साथ होना लाजमी है। और उसके बाद जब आप ये जो आप पेपर वो भी लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर आपके जो तनख्वाह के वगैरह के जो आपके पॉइंट बनते हैं, तनख्वाह के पॉइंट बनते हैं, तो तनख्वाह के लिए आपको ये बात भी लाजमी तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह आप E9 से E7 वीज़ा तब्दील करते हैं उस वक्त आप 2 साल की सैलरी देते हैं, तो इसी तरह आपको वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए भी आपको अपनी पिछले 2 साल की सैलरी का जो सदक से होता है वो देना लाजमी होता है। अगर आप 1 साल का लेकर जाते हैं तो फिर आपको वो दोबारा वही कहेंगे कि जो दूसरे साल का है, तो वो भी आप अपना तनख्वाह वाला पेपर लेकर लाजमी तौर पर आएँ।
تو اس کے بعد اب جب آپ پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں سے جو پیپر ہوتے ہیں جو آپ کی طرف سے تیار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو کمپنی تیار نہیں کرے گی، جو آپ خود اپنے ہاتھ سے فل اپ کریں گے یا بنائیں گے، وہ صرف اور صرف 4 یا 5 پیپر ہیں، جن میں سے سب سے پہلے جو تھونگ اب شن چنگ سو، جسے آپ امیگریشن آفس میں جا کر اپلیکیشن فارم ہوتا ہے جسے فل اپ کر کے دیتے ہیں، ایک وہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ کا جو اوریجنل پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر جو آپ کے پاس اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے کورین وہ ہو گیا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کا جو تنخواہ کا جو آپ پیپر اپنا ساتھ لگائیں گے، کلوس ہو تو چھن ایک چھنگ منگ سو، وہ پیپر ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ کا جو کھیسوکسا کا پیپر ہو گیا، جو آپ رہائش کا پیپر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ آپ کے 4-5 پیپر ہیں، یہ آپ کی طرف سے تیار کیے جائیں گے، جو آپ اپنی کمپنی سے نہیں بنوائیں گے، آپ کو خود بنوانے پڑیں گے۔ جو آپ کی تعلیم کی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ آ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو آپ پیپر آپ کی کمپنی آپ کو تیار کر کے دے گی، یا جو آپ نے کمپنی سے پیپر تیار کرانے ہیں، تو ان میں جو سب سے پہلے ہے وہ شنون بوجنگ سو، جسے گارنٹی لیٹر کہتے ہیں، ایک وہ آپ کو ضرورت ہوگا۔ تو جب بھی آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا گارنٹی لیٹر 3 سال کا بنوائیں یا 2 سال کا بنوائیں، 1 سال کا نہ بنوائیں، کیونکہ جتنا آپ کا زیادہ گارنٹی لیٹر ہوگا تو اتنا ہی زیادہ آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہوں گے۔ 2 سال کا بھی مل سکتا ہے، 3 سال کا بھی مل سکتا ہے، لیکن بعض امیگریشن اگر آپ کا کانٹریکٹ یا آپ کا شنون بوجنگ سو 2 سال کا بھی ہے، پھر بھی وہ آپ کو 1 سال کا دیتے ہیں، لیکن آپ 2 سال سے کم از کم اپنا 2 سال کا بنوا کر جائیں۔ اور خاص طور پر اس میں جب آپ اپنا شنون بوجنگ سو بنواتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو آپ کا پیپر ہوتا ہے وہ کھے اکسو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا نیا جو جاب کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں آپ اس چیز کو لازمی طور پر مد نظر رکھا کریں کہ جب آپ کا ویزے کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، اس سے اگلے دن سے لے کر آگے 2 سال کا جو بھی ڈیٹ اور مہینہ اور جو سال بنتا ہے اسی کو اسی طرح مینشن کیا کریں۔ اکثر لوگ شنون بوجنگ سو میں 2 سال کا لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ ٹائم مینشن نہیں کرتے کہ کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم آئے تک ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں چیزوں میں شنون بوجنگ سو گارنٹی لیٹر میں اور کلو کھے اکسو کا جو آپ کا کانٹریکٹ لیبر کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس دونوں میں آپ نے سیم ٹائم لکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو بعد میں اس کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کو جو کمپنی کا صابچہ جسے رجسٹریشن نمبر کہتے ہیں اس کی کاپی لینی ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ کی کمپنی جو ہے، کمپنی میں جو سادے ساوے کو بوم ہوتی ہے جسے میونگ بو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کمپنی میں کتنے کورین ہیں جن کی کھوینگ بوم ہوئی ہے، یہ پیپر بھی آپ لوگوں کے لیے مسٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا سودک سے جو پچھلے 2 سالوں کا، یعنی کہ اگر آپ 2023 میں جا رہے ہیں تو آپ کا 2022 کا اور 2021 کا یہ جو آپ کی تنخواہ کے سیلری کا حساب ہوتا ہے وہ پیپر کمپنی سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ رہائش کمپنی کی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ایڈریس دینا ہے، اور اگر آپ نے ایڈریس اپنی رہائش باہر رکھی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کو وہ اس کا جو پروف ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو کمپنی کی طرف سے ایک بنتا ہے کہ نمبو نیوکسو، یہ کمپنی کی طرف سے بنتا ہے، کمپنی کی طرف سے آپ کو بنوانا ہوگا، یا آپ کو کمپنی جو مالک ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ دینا ہوتا ہے، یہ آپ کی طرف سے نہیں دینا ہوتا۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور نب سے ہو گیا اور چھبنگ سے ہو گیا، یہ لڑکے اپنا لے کر چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرتا، یہ آپ کو کمپنی کے لینے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو چھبنگ سے ہوتا ہے وہ بھی کمپنی سے لینا ہوگا، اور اس کے بعد جو نب سے چھنگ سے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کمپنی کا ہی لے کر جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کو اس کے بعد اور بھی کافی سارے پیپر ہیں جو کہ اتنے نیسسری نہیں ہوتے، لیکن یہ پیپر بالکل اہم اور لازمی پیپر ہوتے ہیں، ان کے بغیر آپ اگر جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہاں پر گزارا نہیں ہوگا۔ یہ پیپر آپ کے E74 ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے لازمی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوست اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کے آئی ڈی کارڈ کی بیک کے اوپر اگر ٹائم تھوڑا ہے تو وہ آپ کو نیا آئی ڈی کارڈ بنا کے دیں گے۔ اگر آپ نے 1 دفعہ یا 2 دفعہ ایکسٹینڈ کرایا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے اس اپلیکیشن فارم کے اوپر اپنی ایک پکچر بھی لازمی طور پر لگائیے گا۔ اور اس E74 ویزے کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ آپ کو 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اسی ویزے کے اوپر 5 سال گزار دیں تو آپ پھر F299 میں بھی ایزیلی جا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔